हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप हैं मेरे साथ पहली क्लास में इंग्लिश की सीयूईटी की क्रैश कोर्स के। तो इस क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, पहली बार हमारा ये सीयूईटी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एग्जाम में है, इस सब के बारे में पीडब्ल्यू ने ऑलरेडी एक जबरदस्त वीडियो बना रखी है। आप जल्दी से जाइए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। एनसीईआरटी वाला पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। डिटेल में इस एग्जाम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको पता होता है ना अपनी मंजिल के बारे में डिटेल में, तो उसको पाना आसान होता है। अगर आपने मंजिल को ही नहीं जाना तो फिर रास्ता कैसे पता होगा, है ना। तो इसलिए पहले मंजिल को जान लीजिए ताकि रास्ते आपको आसानी से दिख जाएं और आप अपने लिए बेस्ट रास्ता पिक कर सकें। सो गाइज, आज की क्लास में मैं आपको सीयूटी से रिलेटेड, देखो इसका जो सिलेबस है ना वो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इसका जो बड़ा सिंपल सा सिलेबस है कि ये आपकी जर्नल इंग्लिश टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पढ़ के मतलब बता दोगे, है ना, आंसर्स लगा दोगे, सिंपल सा आएगा। ठीक है, साथ ही साथ वोकैबुलरी आपको फंसाएगी, तो वोकैबुलरी की क्लासेस में आपके साथ लूंगा और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, सिंटेक्स वगैरह भी आपको फंसा सकते हैं। ये एक बढ़िया एग्जाम है जिससे आप ऑलमोस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हल्के में मत लीजिएगा, दबा के मेहनत करिएगा। कुछ दिन की बात है और मैं आपसे वादा करता हूं जो मैं अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूं उसमें से आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा और बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कभी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो उन केसेस में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे पहले आपने देखा होगा तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, 8 यूनिवर्सल रूल। तो क्या मतलब बेसिक क्या होता है इंग्लिश का, क्या लगता है तुम्हें, मतलब क्या होता है बेसिक इंग्लिश का? कैसे डिसाइड करोगे कि सर ये जो है ना ये बेसिक है इंग्लिश का? हाउ वुड यू डिसाइड इट? देखिए, होता क्या है ना कि आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे, किसी भी टीचर से पढ़ने जाएंगे, टीचर आपको पढ़ा देंगे। यूजुअली कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अक्सर कोई टीचर होगा वो नाउन से स्टार्ट करा देंगे। कोई टीचर्स होंगे उनको लगेगा चलो पहले टॉपिक पढ़ा देती, खतरनाक प्रेपोजिशन। ज्यादातर टीचर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से भी कराते हैं, है ना, और कुछ वर्ब से ही स्टार्ट करा देते हैं। बट आइडिया क्या है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक्स वीक है। इंग्लिश पे उन्होंने इतना ध्यान स्कूल में दिया नहीं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं, वो भी आती है, तुम भी जाते हो, बास्केटबॉल कोर्ट भी होता है, क्रिकेट फील्ड भी होती है ना, लेबोरेटरीज भी होती हैं, खोपचे भी होते हैं, तो तुम्हारा ध्यान बहुत सारी चीजों में रहता है। इसलिए इट्स वेरी सिंपल। तो इस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जानते हो क्या कहा है? एजुकेशन इज समथिंग which I get or earned once I left the school, once you leave the school। तो स्कूल के बाद की जो जिंदगी होती है ना, वहां पे तुम बेहतर तरीके से एजुकेट होते हो। ठीक है, तो भैया अब टाइम आ गया बढ़िया सी किसी शानदार सी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने का, है ना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं आपको स्टार्ट करूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने ये 8 यूनिवर्सल रूल बना लिए, ये 8 रूल है। और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपको ये 8 रूल आते हैं ना, तो किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल में से आप एक सेंटेंस नहीं निकाल पाएंगे जो इन 8 में से किसी भी एक भी रूल पे आधारित ना हो। या तो वो इन 8 में से किसी एक रूल को फॉलो करता होगा, उस पर आधारित होगा, या फिर सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, आजमा के देखिएगा। ये मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाए हैं पहले। ठीक है, अभी आपको बहुत डिटेल में और सीयूटी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको बचपन से लेके 55 तक, मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्या होता है आपको पता होता है, हमारे पास होते हैं लेटर्स, है ना भाई। हमारे पास सबसे पहले तो लेटर्स होते हैं। ठीक है, और इन लेटर्स से हमारे पास बनता है अल्फाबेट, है ना। और अल्फाबेट, लेटर से अल्फाबेट, और फिर अल्फाबेट से हम बनाते हैं वर्ड्स। लेटर्स क्या होते हैं? ए बी सी डी लेटर्स हैं। और जो वर्णमाला है जिसके अंदर उन्हें परोया गया है, मतलब कहते हैं ना कि इंग्लिश अल्फाबेट है तो उसमें क्या है? ए बी सी डी है। हिंदी अल्फाबेट में क्या है? का खा गा है। ठीक है, तो ये लेटर्स हो गए, अल्फाबेट हो गए। इनसे बढ़ते हैं वर्ड्स, और वर्ड से हम बना लेते हैं सेंटेंस। कहानी आ रही है समझ में? तुम कहोगे ये तो बहुत आसान कहानी है सर, ये तो हमें पता है ना। तो सर कोई भी वर्ड बना दूं सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कैट, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट मैन, ही, नाइसली।
तो ये तो एक नहीं बहुत सारे वर्ड लिख दिए मैंने। कैट, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, मैन, ही, नाइसली, पर ये वर्ड्स ही वर्ड्स हुए, सेंटेंस नहीं हुए। इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो इसे कंप्लीट सेंस देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी चीज है, ये बस सीख लो। आधी अंग्रेजी तो इसी पे टिकी है। क्या? कि कभी भी कोई सेंटेंस चाहिए तो मेरे दोस्त उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस नहीं बनेगा, बिना वर्ब के भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें ऐसा दिख जाए कि वर्ब नहीं दिख रही तो समझ लो कि तुम्हें नहीं दिख रही पर है, अंडरस्टूड है। किसी सेंटेंस में तुम्हें सेंटेंस में नाउन नहीं दिख रहा, मतलब सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो समझ जाओ तुम्हें नहीं दिख रहा पर है। दिखाऊंगा ऐसे सेंटेंस भी आगे। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सीधा साधा भोला भाला ही तो होता है। क्या हो जाएगा? या तो नाउन होगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट। समझे मेरे दोस्त? या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन या नाउन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? मतलब किसी का नाम होगा, नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा तो सब्जेक्ट होता नहीं है। नाउन इक्विवेलेंट में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आ जाते हैं प्रोनाउंस और दूसरे आ जाते हैं जिरेंट्स। ये जिरेंट्स क्या होते हैं ये भी आप आगे जानेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, है ना। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन जैसा ही कुछ होगा, नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन जैसा। साथ में चाहिए वर्ब। अब देखो वर्ब बड़ी मजेदार चीज है ना। अब एवरी वर्ब, ये जो है ना बेचारा लड़का है, भोला भाला सीधा सादा सा है, इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। अब ये सब्जेक्ट बेचारा क्या हो सकता है, हम सब जानते हैं, या तो होगा सिंगुलर या फिर हो जाएगा प्लूरल। इससे ज्यादा इसके नसीब में कुछ नहीं। पर ये वर्ब है, ये लड़की है, चालाक है, समझ रहे हो। और इसकी एक संभावना नहीं है, बहुत सारी संभावना है। जैसे कि अगर मैं कोई भी वर्ब लिखूं ईट, तो ये क्या क्या हो सकता है, ईट्स हो सकता है, एट हो सकता है मेरे दोस्त, ईटिन हो सकता है, ईटिंग हो सकता है। कहने का मतलब है हर वर्ब की पांच पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज? पांच पॉसिबिलिटीज, है ना। तो लेकिन हर नाउन की पांच पॉसिबिलिटीज नहीं है। कभी तुमने सुना है, जैसे मैं कुछ लिख के दिखाता हूं, तो मैं कुछ नाउन्स लिख के दिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा बॉय, जैसे मैंने लिखा किंग, जैसे मैंने लिखा विमेन, जैसे मैंने लिखा बर्ड्स, बर्ड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, आपको देखने में लग रहे होंगे। अगर मैं इसके साथ एस और एस लगा दूं, कहने का मतलब है मैं लिख दूं बॉयज, किंग्स, वुमेन और बर्ड्स, तो मेरे दोस्त ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर और ये सारे के सारे प्लूरल। इतनी ही कहानी है नाउन की। कोई भी नाउन मिलेगा बेचारा सिंगुलर या प्लूरल के अलावा कुछ नहीं हो सकता। पर ये वर्ब है, मैंने बताया लड़की जैसी है, संभावना है बहुत ज्यादा है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है ना, ये इसकी सेकेंड फॉर्म, ये वाली इसकी थर्ड फॉर्म और ये वाली इसकी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब तुम सोचोगे ये वाली क्या है भाई, ये सिंगुलर है। तो कहोगे सर इसमें तो एस और एस लगा है, सिंगुलर है। यही तो कहानी। ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। याद रखेंगे आप क्या बात, ये वाली बात। ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती है। अरे वाह, अब इसका मतलब क्या हुआ, सारी वर्ब पहले से प्लूरल होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इफ यू ऐड एस और एस विद अ वर्ब। क्या बोला मैंने, इफ यू ऐड एस और एस with a word, it becomes singular। आई कहानी समझ गए। किसी भी वर्ब के साथ अगर आप एस और एस का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तुम सोच रहे हो सर क्या बता रहे हो भाई, देखो अगर तुमने कहा रन, अगर तुमने कहा रूल, अगर तुमने कहा
प्ले, अगर तुमने कहा सिंग, तो ये सारी की सारी क्या है, वर्ब्स है, और ये पहले से ही प्लूरल। जैसे ही तुम इनके साथ ऐड करोगे एस या ई एस, जैसे तुमने कहा रन्स, जैसे तुमने कहा रूल्स, जैसे तुमने कहा प्लेस, जैसे तुमने कहा सिंग्स, अभी ये सारे के सारे सिंगुलर हो गए। कैसे याद रखोगे भैया, लड़की है उल्टा चलती है, देखने में लगेगी सिंगुलर पर होगी पहले से प्लूरल। बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा एक बात और बता दूं, कॉरिजेंडम दे दूं, है ना। वो बच्चे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, जिन्होंने मुझसे लिटरेचर पढ़ा है, किसी भी बैच में पढ़ा है, वो जानते होंगे मैं बहुत मजे में पढ़ाता हूँ, है ना, एंजॉय करके पढ़ाता हूँ। आई बिलीव इन लर्निंग विथ फन, कि जो चीज़ में तुम्हें मजा आएगा ना उसे तुम छोड़ना नहीं चाहोगे कभी। तो इसलिए बिलीव इन लर्निंग विथ फन, दबा के पढ़िए। जो मेरे किसी भी जोक पे मुझे या किसी को भी जज मत करिए, ये बदतमीजी होती है, और मतलब इट इज कॉल्ड इमोरल, है ना, बदतमीजी है ये शहूर नहीं है ना। तो आप किसी को कपड़ों से, किसी की बातों से, जोक से जज मत करिए। बस ये सोचिए इट इज अ पार्ट ऑफ अर करिकुलम। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा मस्त रहे, ये 1.5 घंटे की क्लास है ना, अब मैं एकदम ऐसे कुछ नहीं तो तुम भी कहोगे सर क्या हो रहा है ना। सो लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं कि सर ये सब बढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि भाई अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। कहने का मतलब है अगर तुम कहोगे बॉय, तो बॉय बॉय के साथ तुम क्या कहोगे, बॉय के साथ तुम्हें कहना पड़ेगा रन्स, बॉय रन गलत हो जाएगा, है ना। ऐसी अगर तुम कहोगे किंग, तो तुम्हें किंग के साथ कहना पड़ेगा किंग रूल्स, रूल गलत हो जाएगा। क्यों, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नहीं समझे मेरी बात, इसका उल्टा कर दूंगा तो और बेहतर समझोगे। अगर मैं कहूंगा बॉयज तो मुझे कहना पड़ेगा रन, अगर मैं कहूंगा किंग्स तो मुझे कहना पड़ेगा रूल, अगर मैं कहूंगा वुमेन क्योंकि प्लूरल है ना, तो मुझे कहना पड़ेगा प्ले, अगर मैं कहूंगा बर्ड्स तो मुझे कहना पड़ेगा सिंग। तो कितना आसान है, अगर एस और एस यहां लगा है तो यहां नहीं लगाना, अगर यहां नहीं लगा है, अगर ये सारे सिंगुलर है तो बच्चे यहां लगा देना, कहानी खत्म हो गई। समझे। और ये है तुम्हारा बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तुम्हारा रूल 1 था। अब इसके अंदर ना, इसको मैं और बढ़िया से तुम्हें एक चीज दिखा देता हूं। इसमें ऐसे समझ लो, एक टेबल दे रहा हूं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और ये बहुत आसान है। इनके अलावा तो कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, या तो सारे के सारे मैंने प्रोनाउन लिख लिए और एक नाउन भी डाल दिया बीच में, बर्ड। तो आपको पता है अगर आप कहोगे वी लव तो ही लव्स, अगर आप कहोगे शी गोस तो यू गो। देखने में प्लूरल लगता है, वो कहीं ये देखने में सिंगुलर लगता है, यू, है ना, यू मतलब तुम, आप, ये भी तो मतलब है ना। पर याद रखिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, है ना। दे, अगर आप कहेंगे दे प्ले तो इट प्लेस, बर्ड फ्लाइज लेकिन बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। एस और एस यहां नहीं लगेगा तो यहां लगेगा, बड़ी सिंपल बात है। अच्छा भाई, अब आती है अब कहानी आई की। आई देखने में तो सिंगुलर है, पर याद रखिए हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब आई के साथ। आसान हो गई कहानी, इसीलिए कहते हो आई लव, आई गो, आई प्ले, आई फ्लाई, आई रन, आई ईट, हमेशा ये तो बोलते हो। अगली बात देखो, अगली बात क्या है कि इन सब के साथ आप यूज करेंगे क्या, आर, इन सब के साथ आप यूज करेंगे क्या, इज, लेकिन आई के साथ एम, है ना। इन सब के साथ आप यूज करेंगे वर्ब, पास्ट में इन सब के साथ वॉस, लेकिन आई इस बार यहां से ले लेगा वॉस, आई के साथ वॉस ही है। इन सब के साथ आप यूज करेंगे हैव, इन सब के साथ आप यूज करेंगे हैज, बट आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है तो ये अपने साथ हैव ही लेगा। तो इसके दो एक्सेप्शन है, एक एम और वॉस, बस ये आपको याद रखने आई के, बाकी सारी कहानी ऐसी है। ये है तुम्हारा 8 यूनिवर्सल रूल, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक, ये इसका नाम है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक। बस तुम्हें इतनी याद रखनी है। अब इस पूरे रूल का एक अपवाद है, इस पूरे रूल का एक एक्सेप्शन है।
एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे तुम समझ जाओगे बेहतर। इफ आई वर यू आई वुड विन। कह रहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जीत जाता। इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, कल्पना कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, तो ये सेंटेंस कहता है हाइपोथेटिकल। तो जब भी आप बात करेंगे हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक वाक्य की, इमेजिनरी सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो वर लगा देना। तुम कहोगे आई के साथ भी हाँ भैया, शी के साथ भी हाँ भैया, नाम के साथ भी हाँ जी। जैसे मैंने कहा, इफ he were a minister, he might help you। क्या मतलब हुआ कि अगर if he were a minister, अगर वो कोई मंत्री होता, he might help you, तो शायद वो तुम्हारी मदद करता। तो if he were क्यों कह रहा है मेरे दोस्त, हाइपोथेटिकल। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चों को लगता है ही के साथ तो गली का कुत्ता कुत्ता जानता है, वॉज आता है तो मैं तो वॉज लगा देता हूं। नहीं, ये चेष्टा मत करना। समझ आ गया। जब भी बात होगी हाइपोथेटिकल काल्पनिक वाक्य की, जैसे तुम कहो मैं महाराजा होता, मैं गिद्ध होता, मैं जंगल का राजा होता, ठीक है, मैं मोदी जी होता, कुछ भी तुम बनना चाहते हो, तुम हाइपोथेटिकली कहते हो, तो वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, वो हो जाता है हाइपोथेटिकल सेंटेंस। और इस केस में तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। तो मैं, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो सर इसके नोट्स समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। इसके नोट्स भी मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ, एक बार देख लेते हैं। बहुत आसान है, रिवीजन भी हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिलेगी तभी सेंटेंस बनेगा। सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं, एस और एस लगाते ही सिंगुलर बन जाती हैं, है ना। जैसे मैंगो पेन बुक सिंगुलर है, मैंगोज पेन्स बुक्स प्लूरल है ना, ये नाउन है। बट ये वर्ब है, लड़की है, उल्टा चलेगी, गो रन कम प्लूरल, गोज रन्स कम कैसा, सिंगुलर। क्लियर हो गई कहानी। आगे की कहानी, आगे की कहानी है, अ वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट। एक वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए, किसमें, नंबर में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगी। ठीक है, और आई के मैंने एक्सेप्शंस यहाँ पे आपको दे दिए। ठीक है, वी गो, ही गोज, ये सब मैंने आपको लिखकर भी दिखाया है और इसके नोट्स भी आपको दे दिए। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इसके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहता है जब भी काल्पनिक वाक्य की बात हो रही है तो भैया वर का इस्तेमाल करना, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव का मतलब है चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। इफ आई वर एन ईगल, अगर मैं बाज होता, हो सकते हो क्या बाज, काल्पनिक बात है, तो आई वुड फ्लाई कैसा सेंटेंस हो गया, हाइपोथेटिकल। ऐसी इफ जूली वर अ प्रिंसेस, अगर जूली प्रिंसेस होती, आई वुड मैरी हर, तो क्या करे, अगर जूली रानी होती तो मैं उससे शादी करता, पर जूली नौकरानी है। तो बड़ा सिंपल है कि जूली की हाइपोथेटिकली सोच रही है प्रिंसेस होने के लिए जूली के बारे में, तो ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो। और ये था आपका रूल 1 कंप्लीट। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है आप आराम से यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और अपने पास इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडब्ल्यू ऐप अगर आपके पास नहीं है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से मिल जाएगी। वैसे सभी के पास है जो पीडब्ल्यू के बच्चे हैं पढ़ने वाले, है ना। इधर ही आ गए आप, ये भी आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा रूल नंबर 2 पे, ये पीस। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो भाई, इनको जानते हो, इनको डिड, डू, डस, जानते हो क्या है, डू यू नो व्हाट इज डिड डू डस। याद रखिए, डिड डू डस एक ऑक्सिलरी वर्ब, कैसी वर्ब है मेरे दोस्त, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह काम करती है मेरे दोस्त, मेन वर्ब की तरह। और कभी ये काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। आई रिपीट,
ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब होता है? एक ऐसी वर्ब जो कभी मेन वर्ब की तरह काम करेगी और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब एक बात याद रखिए, जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अरे भाई जो मतलब है वही। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं रन क्या मतलब है, तुम कहोगे दौड़ना। मैं पूछूं गो क्या मतलब है, जाना। मैं कहूंगा कम क्या मतलब है, आना। मैं कहूंगा डू तो क्या मतलब है, करना। तो कहने का मतलब है डिड डू डस जब कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज होंगी तो इसका मतलब करना आएगा। कैसे? सेंटेंस देखते हैं। देखिए, एक डिड से, एक डू से और एक डस से। शी डस एवरीथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए वह हर एक चीज करती है। तो डस का मतलब क्या आया, करने से आया। जैसे कि आई डू इट फॉर माई फैमिली, मैंने कहा ऐसा मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। अगेन करने वाला सेंस आया। डिड पास्ट में चला जाएगा तो ही डिड। द टास्क ऑनेस्टली, उसने काम ईमानदारी से किया। तो आप ये बात याद रखिए कि डिड डू डस कभी भी मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो क्या बताएंगे, अपना एक्चुअल मीनिंग। और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, करना। अब आगे की बात, जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, मैं सिर्फ डिड डू और डस की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो वो बताएगी अपना, वो कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। क्या बताया मैंने? जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो वो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। ठीक है। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही पता चल रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब का काम है हेल्प करना, है ना। तो ये क्या हेल्प करती है, ये इसका काम है सिर्फ टेंस आइडेंटिफिकेशन। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, याद रखिए आप इसको देख के, मात्र इसको देख के सेंटेंस का टेंस पहचान लेते हैं। और मेन वर्ब का क्या काम है? अरे अभी तो बताया, लिखा तो है एक्चुअल मीनिंग, तो ये बताएगी एक्चुअल मीनिंग। अब तुम सोच रहे होगे सर, अब तुम सोच रहे होगे सर कि हम डिड डू डस का इस्तेमाल कैसे करेंगे हेल्पिंग वर्ब के सेंस में। तो तीन तरीके से ये यूज होती है, तीन जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड डू डस हेल्पिंग वर्ब की तरह। सबसे पहला, जब तुम बात करते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं मेरे बच्चे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी भी मुझे अच्छी लगती है पर बोलने में मजा आता है। अच्छा भाई, दूसरी होती है नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरे होते हैं जो सबसे ज्यादा मजेदार हैं, जिनका नाम है तीसरा होता है तुम्हारा एम्फेसाइजेशन। जब तुम किसी चीज पे जोर लगा के बात करते हो, आइए समझते हैं कैसे। देखो भाई, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा प्रश्नवाचक है। डिड यू हेल्प द पुअर, क्या तुमने गरीब की मदद की थी, है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या फिर प्रश्नवाचक, डिड ही वेंट होम, क्या वह घर गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। अरे एक डिड से देना ना, एक डू से कर देते हैं।
ये वाले में डू यूज कर लेते हैं। एक में हमने डिड ऑलरेडी कर लिया, इसमें डू कर लेते हैं, डस कर लेते हैं। डस ही वेंट होम, और यहां पे डू दे अर्न मनी। तो ये 3 सेंटेंस हो गए, और इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे। पर क्या आपको इसमें कोई गलती दिखी? एक गलती है, और उसी तरह की गलती आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। याद रखिए हमेशा एक बात, कि कहीं भी मेरे बच्चे अगर आपको देखने को मिल जाए डिड डू डस, ठीक है, और वो हेल्पिंग वर्ब हो, तो अकेला नहीं होगा। ये बात बताई, अपने साथ हमेशा 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 एक मेन वर्ब लेगा, और वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म कौन सी वाली? ये वाली। नहीं समझे? ये पढ़ाया तो था, ये वाली थर्ड फॉर्म, ये वाली। तो डिड डू डस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब? यार क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकंड प्लीज। डिड डू डस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी, ईटिंग। डिड डू डस के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जब भी मैं फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा तो आप समझ लेना जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, सिंगुलर वाली नहीं कह रहा हूं, बेस फॉर्म। डिड डू डस के साथ हमेशा बेस फॉर्म। तो आइए जरा देखते हैं बेस फॉर्म का क्या मतलब है। सो डिड यू, हाँ ये तो ये थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू हेल्प्ड एकदम गलत हो गया, खोपचे में लीजिए, काट दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, हेल्प हो जाएगा, डिड यू हेल्प द पुअर। डज ही वेंट होम, तो भैया वेंट नहीं आएगा, डस तो बिल्कुल सही है, डज ही गो होम, सिंपल है। डू दे अर्न मनी, बिल्कुल सही बात है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। यहां पे अगर आप अर्नड लिख देते तो ये गलत हो जाता, अगर आप यहाँ पे अर्निंग लिख देते तो भी ये गलत हो सकता था, हल गलत ही होता। आप इसमें कोई दूसरी फॉर्म लगा ही नहीं सकते। डिड डू डज के साथ हमेशा याद रखिए या तो वर्ब ही नहीं आएगी, ये वाला केस देखिए, एक ही वर्ब है, सिर्फ ये एक ही वर्ब है, सिर्फ ये एक ही वर्ब है, सिर्फ ये एक ही वर्ब है, या तो वर्ब ही नहीं आएगी, और अगर आ गई तो हमेशा और हमेशा और हमेशा मेरे दोस्त कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे आई डू नॉट हेल्प अ सिनिक। सिनिक का मतलब क्या होता है? सिनिक वह इंसान होता है जो ये सोचता है कि पूरी दुनिया सेल्फिश है, हर आदमी मेरी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है इसमें उसका फायदा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आई डू नॉट हेल्प अ सिनिक। या फिर शी डज नॉट वर्क्स फॉर मनी। या फिर they did not killed the sheep। अब भाई मेरे जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाए तो देखो कितना आसान है, एक नंबर कमाना एकदम ही आसान। कैसे? ही डू नॉट हेल्प, ये बिल्कुल सही है। डिड डू डस कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, है ना। शी डज नॉट वर्क्स, यहां गलत हो गया। अब बच्चे को लगता है शी के साथ तो सर ने बताया था ऐसा और ये ऐसा आएगा, तो भैया ये लग तो गया, कितनी बार लगाना चाहते हो? एक बार ही तो लगेगा, एक बार लग गया दोबारा नहीं लगेगा। तो शी डज नॉट, इसीलिए डिड डू डस के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा वर्क। शी डज नॉट वर्क फॉर मनी। ऐसे ही दे डू नॉट किल्ड द शीप, एब्सोल्युटली रॉन्ग, डिड आ गया, पास्ट आ गया, अब दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। दे डिड नॉट किल द शीप, ठीक है। तो आसान है, आपने यहां पे भी देखा डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म, आपने यहां पे भी देखा डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं एम्फेसाइजेशन की, जब हम किसी चीज पे जोर देके बात करते हैं। अब तुम सोचोगे सर ये जोर देने का क्या मतलब है? कितनी बार ऐसा होता है ना कि कोई तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा होता तो तुम्हें जोर देना पड़ता है। तुम बता रहे हो इसको कि मैं बिजी था, सर की क्लास थी, पहली क्लास थी सीयूईटी की, मेरे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम बात को समझो, मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा पा रहा था क्योंकि मैं क्लास में था। ये कह रही है नहीं,
तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम कह रहे हो नहीं, तुमने हर तरीके से समझा दिया, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो इससे नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम क्या कहते हो? तुम झिल्ला के कहते हो क्या? तुम झिल्ला के कहते हो क्या? आई डू लव यू। मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, सीना चीर दूं, माथे पे लिखवा दूं, अपने बदन पे गुदवा दूं तेरा नाम, है ना? क्यों बोलते हो? तुम एम्फेसाइज करना चाह रहे हो। तुम चाहते तो ये भी कह सकते थे जो तुम रोजाना बोलते हो, आई लव यू, ये वाली बात भी तुम चाहते तो कह सकते थे। बट ये तुम रोजाना बोलते हो, रात में सोने से पहले गुड नाइट, पढ़ाई कर ली, खाना खा लिया, बाबू सोना आई लव यू, गुड नाइट चुम्मी, जो भी तुम भेजते हो, स्माइली वगैरह, है ना? तो भाई यहाँ पे क्या था, ये नॉर्मल जिंदगी है, ये मेंटल जिंदगी है। यहाँ पे आपने एम्फेसाइज कर दिया आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो। बड़ा ही सिंपल है। कितनी बार होता है मम्मी बोलती है बिजली का बिल जमा कर दिया, तुम कर दिया है तुमने, तुम 2 बार मम्मी को बता चुके हो, पर मम्मी को इतने काम है, मम्मी फिर भूल जाती है और फिर पूछती है बिल जमा किया? तुम झिल्ला के क्या कहते हो? आई डिड डिपॉजिट द बिल, कर तो दिया था, कर तो दिया था, तो लगाया ना, तो क्या मतलब है? मैंने बिल जमा कर तो दिया था, एम्फेसाइजेशन के साथ कहना चाहते हो। या फिर शी डज लाइक मी बट शी डजंट लव मी। कह रहा है भाई लड़का मुझे लाइक तो करती है, प्यार नहीं करती, मतलब फ्रेंड जोन या ऐसा कुछ है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या है, एक बार क्विक रिवीजन। मैंने तुम्हें क्या बताया कि डिड डू डज एक कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कभी काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी काम करेगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है करना। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल, ये रहे इसके एग्जाम्पल, ये रहे इसके एग्जाम्पल, जब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। अब जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो बाबू अकेले नहीं आ सकती, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। ठीक है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होगा? टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस बताएगी। इससे पता चला पास्ट है, इससे पता चला प्रेजेंट है, इससे पता चला प्रेजेंट है। समझे मेरी बात? इससे पता चला पास्ट है, इससे पता चला प्रेजेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस बताती है। इससे पता चला प्रेजेंट है, इससे पता चला पास्ट है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस बताती है। और मेन वर्ब क्या बताती है? एक्चुअल मीनिंग। और याद रखिए डिड डू डज के साथ अगर वर्ब आ गई तो वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी और कोई फॉर्म नहीं आ सकती। आइए जरा चेक करते हैं, ऐसी हुआ है क्या? ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ना, फर्स्ट फॉर्म, 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 कहानी खत्म। ये था आपका रूल नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब डिड डू डस। वो भी देख क्लियर हो गया होगा। एक बार नोट्स देख लीजिएगा आप, ये आपके प्यार में मैंने बना दिए हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब नहीं सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब। एक ही वर्ब की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, डिड, डू और डस की। सारी वर्ब्स के साथ नहीं हो गए, प्रिंटिंग एरर। ठीक है, तो डिड डू डस के साथ मेन वर्ब के मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए। ठीक है, और ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगा, फर्स्ट फॉर्म लगा के आपको एग्जाम्पल दे दी। We use did, do, does as auxiliary verb in interrogative sentences, negative sentences और for emphasization। इसके भी एग्जाम्पल आप पीछे देख चुके हैं। और ये था आपका रूल नंबर 2। उम्मीद है भाई रूल नंबर 2 एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की और जाएंगे थर्ड रूल की तरफ, जो बहुत ही आसान है। पहले इसको सीखेंगे। तो गाइज अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर क्या कहता है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? आपने जानी एक चीज कि हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं लिखता हूं ईट तो ये क्या क्या हो सकता है? ईट्स, एट, ईटन, ईटिंग। क्यों? क्योंकि एवरी वर्ब, एवरी सिंगल वर्ब हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया? ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म,
ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये वाली आईएनजी। अब मैंने आपको एक बात और बताई कि आप इसको कैसे यूज करेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट और सिंगुलर फॉर्म के बारे में आप जान गए। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये सेकंड फॉर्म के बारे में। ये बहुत ही आसान है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये बहुत ही आसान है। मैं आपको इसके बारे में एक मजेदार चीज बताता हूं। याद रखिए कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये सिर्फ एक ही जगह यूज होगा, जब सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का। इसका मतलब यह हुआ कभी भी आपको वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई दिख जाए, कभी भी आपको वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई दिख जाए तो आप जान लीजिए कि सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे बहुत ही आसान है। क्या, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। आई वेंट टू गोवा, शी केम रनिंग, ही हेल्प्ड अस। सीधी सी बात है, आंख बंद करके देख लो कि अगर सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये वाली कहां यूज करोगे, ये वाली कहां यूज करोगे और ये तीसरी वाली भी कहां यूज करोगे। अब इसका एक अपवाद है जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जगह और, मतलब एक तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे यूज कर रहे हैं जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा केस ये वाला एक्सेप्शन है कि यहां पे भी आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो कब, अगर आपको कहीं पे दिख जाए ये इट इज टाइम, it is high time, it is good time, it is appropriate time, मतलब ऐसा कोई भी कि एडजेक्टिव लगाया है और फिर उसके बाद टाइम, तो ऐसा अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इनके बाद यूज करते हैं। जैसे भाई इट इज टाइम शी स्टडीज हार्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसका मतलब है ये समय है कि वो मेहनत करे। तो बच्चे को लगा भाई देखो यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो रही है, सेंटेंस करेक्ट है, और यहीं वो बेचारा गोता खा गया, ये सेंटेंस गलत है। इट शुड बी इट इज टाइम शी स्टडीड। क्योंकि मैंने बताया एक एक्सेप्शन है, जहां भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम देखने को मिल जाए, सेकंड फॉर्म यूज कर लो, इट इज हाई टाइम आई स्टार्टेड अर्निंग। लड़का कह रहा है कि ये हाई टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है कि मैं पैसा कमाना शुरू कर दूं। सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया क्योंकि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दी इन फ्रेजेस के साथ, इन फ्रेजेस के साथ। अब जब आप ये चीज सीख गए ना सॉरी, तो आपके एग्जाम में उन्होंने इस बार एक चालाकी की। क्या किया कि इट इज टाइम के बाद सीधे टू लगा दिया, इट इज गुड टाइम टू हेल्प अदर्स। अब जो रट्टू बच्चा था, रट्टू बच्चे ने सोचा अरे इट इज टाइम आ गया, इसके इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। एक इस पे भी क्वेश्चन आता है काफी, ये फ्रेज काफी आते हैं, इट इज अबाउट टाइम। जब बच्चे ने ये सेंटेंस देखा तो बच्चे को लगा ये तो गलत है क्योंकि इसके साथ सेकंड फॉर्म आती है, और वह हेल्प की जगह हेल्प कराया और गई भैंस पानी में, है ना। ये नहीं करना। याद रखिए कहीं भी अगर आपको टू दिख जाएगा और टू के बाद अगर वर्ब आ गई तो वो हमेशा
फर्स्ट फॉर्म होगी। इस बारे में हम आगे बहुत गहराई से बात करेंगे एक रूल में नेक्स्ट क्लास में, बट अभी इतना याद रखिए टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो अगर टू लगा देता है इट इज टाइम टू हेल्प अदर्स, बिल्कुल सही है, या फिर इट इज अबाउट टाइम, या इट इज अबाउट टाइम टू गो फॉर पिकनिक। ठीक है कि ये सही समय है, अबाउट टाइम मतलब इंपॉर्टेंट टाइम है, सही समय है, ये वही समय है, इट इज अबाउट टाइम टू गो फॉर पिकनिक। तो टू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म। अब जब आप ये भी सीख गए, आप ये सीख गए इनमें से कोई फ्रेज आए तो सेकंड फॉर्म, आप ये सीख गए अगर इनके साथ टू लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर कभी कोई प्रेपोजिशन लगी हो, जैसे मान लो कोई प्रेपोजिशन लगी है, प्रेपोजिशन लगी है कोई, फॉर लगा है, फॉर फॉर, ठीक है, तो इट इज अप्रोप्रिएट टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। नहीं समझे? कहने का मतलब है इस छोटे से रूल में तीन कहानी है। पहली कहानी यह है कि अगर आपको कहीं भी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म दिख जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट बताएगा, और सिर्फ वहीं पर पास्ट सेंटेंस, सिर्फ उसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है और कहीं नहीं यूज होती। एक जगह मैंने और बताया कि ये कुछ फ्रेजेस है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इन सब के साथ भी आप हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे आपने यहां लगाई, जैसे आपने यहां लगाई। बट इसमें भी एक केस है कि अगर आपको इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट ना दिख के टू दिख जाए, सब्जेक्ट ना दिख के टू दिख जाए, तो टू दिख जाएगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और अगर प्रपोजिशन दिख जाए, अगर प्रपोजिशन दिख जाए तो याद रखिए आईएनजी फॉर्म। प्रपोजिशन के साथ या तो वर्ब नहीं आती, और अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म। उम्मीद है कि रूल क्लियर हो गया होगा। ये था आपका रूल 3। एक बार इसका क्विक रिवीजन करा देते हैं नोट्स के थ्रू, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये देखिए, कह रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी, है ना। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इन सब के साथ आप क्या यूज करेंगे, हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ये देखिए सेकंड फॉर्म, ये देखिए सेकंड फॉर्म, ये देखिए सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम दे पुल्ड अप देयर सॉक्स, ये टाइम है कि वो तैयारी कर ले। पुल्ड अप देयर सॉक्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है तैयारी कर ले। अच्छा, आफ्टर प्रपोजिशन टू, अगर प्रपोजिशन आ गया टू, टीओ टू, तो फर्स्ट फॉर्म आफ्टर प्रपोजिशन टू, नहीं आफ्टर प्रपोजिशन नहीं है, आफ्टर टू है सिर्फ। दिस इज नॉट प्रपोजिशन, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। इट शुड बी आफ्टर टू, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी हमेशा। लेकिन अगर कोई प्रपोजिशन है आफ्टर प्रपोजिशन, जैसे कि फॉर, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो जैसे इट इज अप्रोप्रिएट टाइम फॉर वर्किंग हार्ड, तो फॉर वर्क हार्ड नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है, ये आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं रूल 3 पे, है ना। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, ये इस वाले को डिलीट कर देता हूं, यहां समझा देते हैं कहां गया। Here we go. So this is an easy one, बहुत आसान है। थर्ड रूल पे जाएंगे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, तो ये समझ लीजिए जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी पे आपको अच्छा खासे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो आज का टॉपिक आपके लिए एकदम टनाटन तैयार हो जाएगा। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं अगले यूनिवर्सल रूल की, जो है चौथा यूनिवर्सल रूल। मैंने आपको डिड डू डस पढ़ाया था, आप इसको भी जानते होंगे, हैव, हैज, हैड, हैविंग, जानते हो भाई? अरे जानते हो इनको, सोचो जब तक मैं तुम्हें कुछ और याद दिलाता हूं। तुम्हें याद होगा कि एवरी वर्ब हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग सारी अंग्रेजी ही इस बेसिक पे टिकी हुई है ना। आपने जाना ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये हमेशा प्लूरल होती है। आपने जाना ये भी इसकी फर्स्ट फॉर्म है पर ये सिंगुलर होती है। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये वाली इसकी आईएनजी फॉर्म, ठीक है।
अब कहानी ये है कि हैव हैज हैड क्या है, ये हैविंग क्या है। तो भाई याद रखो ये भी है एक ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। अब फिर सवाल आया दिमाग में, सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? अरे अभी तो बताया था जब डिड डू डज पढ़ाया था, बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह काम करती है? मेन वर्ब की तरह। और कभी मेरे दोस्त काम करती है किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। फिर मैंने तुम्हें एक बात बताई कि कभी भी कोई वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है क्या? अपना एक्चुअल मीनिंग। और मैंने बताया कभी भी कोई वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा लेती है एक मेन वर्ब। जहां पे हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस आइडेंटिफिकेशन। ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन करती है, टेंस आइडेंटिफिकेशन। और मेन वर्ब आपको बताइए बताती है एक्चुअल मीनिंग, है ना। इतनी बात सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे लागू होंगी। अब मैंने कहा देखिए, तो अब याद रखिए जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो हैव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअल मीनिंग हैव का पाना, और भी कुछ हो सकता है। दिस इज अ वर्ब विच हैज गॉट मल्टीपल मीनिंग्स। मैंने क्या बताया? दिस इज अ वर्ब विच हैज गॉट मल्टीपल मीनिंग्स। ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे कभी इसका मतलब होगा ऑब्टेन, कभी इसका मतलब होगा रिसीव, कभी इसका मतलब गेट जैसा है, कभी इसका मतलब ईट या ड्रिंक जैसा है, ठीक है, कभी इसका मतलब पजेस या ओन जैसा आएगा, कभी इसका मतलब अंडरस्टैंड जैसा आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मीनिंग्स आ सकते हैं। तो तुमने सोचा अरे सर मुझे कैसे पता चलेगा इसका कब क्या मीनिंग है? दिमाग में आई ना बात, जब इतने सारे मीनिंग होंगे मुझे कैसा पता चलेगा? अभी पता चल जाएगा। पहले एक बार थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं। ये हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है। ये हैज कौन सी फॉर्म है? हैज सिंगुलर फॉर्म है। जैसे ईट सिंगुलर फॉर्म है। ये हैड कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। जैसे एट सेकंड फॉर्म है। और ये हैड थर्ड फॉर्म भी है। अब तुम कंफ्यूज हो गए, तुमने कहा सर मुझे कैसे पता चलेगा? सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब हैड सेकंड फॉर्म है और कब थर्ड फॉर्म है? तो भाई बहुत आसान, याद रखो ये अकेली ऐसी वर्ब नहीं है, ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। जैसे कि गॉट, जैसे कि प्लेड, जैसे कि किल्ड, जैसे कि वर्ब, और भी बहुत सारे। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती, तो पता कैसे चलेगा? याद रखो कि जब ये होंगी सेकंड फॉर्म, जब क्या होंगी सेकंड फॉर्म, तो इनसे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जब भी ये सेकंड फॉर्म होंगी तो इनसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और याद रखिए जब ये होंगी थर्ड फॉर्म तो इनसे पहले आपको देखने को मिलेगी क्या? हेल्पिंग वर्ब हमेशा। अब इस पे भी सेंटेंस देख लो। जैसे मैंने कहा शी किल्ड अ मैन, यहां पे सेकंड फॉर्म। ही हैज किल्ड अ मैन, यहां पे ये किल्ड थर्ड फॉर्म। कैसे पता? इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब दी गई, सिंपल। यहां पे ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि नो हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, किल्ड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए।
दे रेड द बुक यस्टरडे। रेड से नहीं दे रहा, कोई दूसरा वर्ब देता हूं, जैसे दे हेल्प्ड द नीडी, उन्होंने जरूरतमंद की मदद करी। यहां पे हेल्प्ड कौन सी फॉर्म है, हम सब जानते हैं सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्प्ड भी इसी कैटेगरी में आती है। अब अगर मैं कह दूं दे आर हेल्प्ड बाय अस, उनकी मदद की जा रही है हमारे द्वारा, तो यहां पे आपने देखा ये जो हेल्प्ड हो गया ये थर्ड फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिए अगर किसी भी वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर नहीं होती तो वो सेकंड फॉर्म होता है। किस केस में? उस केस में जहां पे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अब हम आ जाते हैं वापस इस पे, सर ऑब्टेन, रिसीव, गेट, ईट, ड्रिंक, ये कैसे मतलब निकलेगा? तो देखो मैं सेंटेंस लिखूंगा तुम अपने आप बता दो। जैसे मैंने कहा आई हैड लंच, आई वुड नॉट ईट एनीथिंग। भाई यहां पे हैड का क्या मतलब हुआ? मैंने खाना ले लिया, रख लिया अपने पास। एंड आई वुड नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। नहीं, यहां पे इसका मतलब आ रहा है एट, मैंने खा लिया है अपना। समझ गए? कितनी बार आप कहते हैं शी हैज अ बिग कार, तो यहां पे हैज का मतलब क्या आ रहा है? ओन या फिर पजेस जैसा मीनिंग है। या मैं कहूं शी डिडंट हैव माई पॉइंट्स, शी डिडंट हैव माई आइडियाज एवर, वो कभी मेरे आइडियाज नहीं समझी। डिड डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैव बिल्कुल सही है। मीनिंग क्या है? समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। यह मैंने कहा दे हैव गुड मार्क्स इन फिजिक्स, तो क्या मतलब हुआ? यहां पे हैव का मतलब है मार्क्स को क्या करते हो? मार्क्स को ऑब्टेन करते हो, तो ऑब्टेन जैसा सेंस आ रहा है। बड़ा आसान है, सिंपल हो गया। तो याद रखिए हैव, हैज, हैड कहीं भी यूज होगा तो अपना लिटरल मीनिंग देगा, और वो मीनिंग हमेशा इनमें से कोई एक होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि जब ये मेन वर्ब होगा, तो जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब होती है अकेले नहीं आती, अपने साथ एक, जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है अकेले नहीं आती, अपने साथ एक मेन वर्ब लेती है। और याद रखो हैव के केस में, हैज के केस में, हैड के केस में, या फिर हैविंग के केस में, ये हमेशा और हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म। ये जो मेन वर्ब है हैव, हैज और हैड के केस में, हैविंग के भी केस में, हमेशा 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 कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं कैसे। She has eats her dinner. They have joining the Indian Army. He had grew old now. ठीक है, अब जरा इन तीन सेंटेंसेस को देखिए। एक हैव से है, एक हैड से, और एक हैविंग से है। कितना आसान हो गया। ही हैज ईट्स नहीं हो सकता, हैव हैज हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म। ऐसी क्वेश्चन आएगा, करना क्या है? ईटन। क्यों? हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म, ईट्स नहीं हो सकता। ऐसे दे हैव ज्वाइनिंग, आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती। दे हैव ज्वाइंड, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। दे हैव ज्वाइंड द इंडियन आर्मी, साथ ही साथ ही हैड ग्रीव नहीं हो सकता भाई, थर्ड फॉर्म आए। ग्रोन
ग्रीव की थर्ड फॉर्म क्या है? ग्रोन। सो दे हैड ग्रोन ओल्ड नाउ। अब अगर कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है, सर ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मुझे याद नहीं होती, मुझे नहीं पता था ग्रीव सेकंड फॉर्म है या ग्रोन थर्ड फॉर्म है, एक बार इंटरनेट पे ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करके डाल देना, पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस पर नजर डाल लेना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, है ना। अपने पास वो कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी भूलो एक दो बार देखते रहो, तो वो बहुत जल्दी तुम्हें याद हो जाएगी, बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। घर में अगर कोई किताब है ग्रामर की तो वहां से भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। रूल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये मौज में आया है, अभी तो ये यहां से रूल बनेगा तगड़ा वाला। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया हैव, हैज, हैड, हैविंग एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी, जो अकेले नहीं आएगी, है ना। जब वो अकेले आएगी तो वो मेन वर्ब हो, जैसे इन सेंटेंसेस में ये अकेले आई और मेन वर्ब की तरह काम किया। देखो यही, यहां तक यही वर्ब थी, यही वर्ब थी, ये है ना, यही वर्ब थी, यही वर्ब थी, यही वर्ब थी, यही वर्ब थी। और इसका मीनिंग कैसा आएगा? इसका मीनिंग इनमें से इस तरह का कुछ आएगा, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी। फिर मैंने बताया कि आप इनसे कंफ्यूज मत होना कि सर इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है। फिर मैंने आपको बताया ऐसी और भी वर्ब्स होती है कि ये कोई अनोखी बात नहीं। फिर मैं आपको लेके आया कि भाई ये अगर हेल्पिंग वर्ब होंगी तो भी कभी अकेले नहीं आएंगी, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। मैंने आपको हैज से सेंटेंस दिया, मैंने आपको हैव से सेंटेंस दिया, मैंने आपको हैड से भी सेंटेंस दिया, पर हैविंग बच गया। तो क्यों नहीं दिया मैंने आपको हैविंग से सेंटेंस? आइए जानते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट और मजेदार बात है। आइए हम सीखते हैं हैविंग। हैविंग एक मजेदार चीज है, एक डोमेन ही अलग हो जाती है। मैं बताता हूं आपको क्यों। ये मैं रब कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपका इसने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए रहने दीजिए, नहीं कर रहा, मैं यहीं बता दूंगा, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए जब भी आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई दिख जाए तो किस तरह का सेंटेंस होता है। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इनको आप ध्यान से देखें। आफ्टर हैविंग ईटन माई डिनर आई वेंट अस्लीप। क्या मतलब हुआ? अपना खाना खाने के बाद में सो गया। ठीक है, अगर आपको, आप में से किसी को इसमें कोई एरर दिख रहा हो तो दिमाग में अपने रखिएगा और सोच लीजिएगा कि आपको क्या एरर लग रहा है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। हैविंग के साथ जब भी आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो याद रखिए ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तुम सोच रहे होगे सर ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म causes परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है? भाई परफेक्ट पार्टिसिपल एक अलग ही डोमेन है जहां पे हैविंग का मतलब एकदम अलग हो जाएगा। जब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी हैविंग का मतलब अलग हो जाएगा। हैविंग का क्या मतलब हो जाएगा? हैविंग सेंस देगा आफ्टर का, और ये थर्ड फॉर्म सेंस देगी आईएनजी फॉर्म का। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी तुम्हें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म दिखे तो हैविंग हटा के आफ्टर लिख दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसके साथ थर्ड फॉर्म हटा के आईएनजी लिख दो। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ जाओ हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा आएगा, है ना, वो आफ्टर जैसा सेंस देगा, और थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी जैसा आएगा, वो आईएनजी फॉर्म देगा। अब इस सेंटेंस को देखो, तो हैविंग का मतलब क्या आ रहा है? आफ्टर। हैविंग का क्या मतलब आ रहा है? आफ्टर। और ईटिंग का क्या मतलब आ रहा है? ईटिंग, है ना। हैविंग का मतलब आफ्टर और थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी। तो सेंटेंस क्या हो गया? आफ्टर आफ्टर ईटिंग। हो गई ना बदतमीजी, इसलिए पहला वाला आफ्टर काट। समझे? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दो आफ्टर साथ में नहीं आ सकते। हैविंग का खुद का मतलब आफ्टर है, इसलिए उससे पहले आफ्टर नहीं आएगा जब वह थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आफ्टर हैविंग डन माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। अपना काम करने के बाद मैं बाहर चला गया खेलने। सो आफ्टर हैविंग डन, तो आफ्टर और हैविंग साथ में आ गया, ये तो बदतमीजी हो गई। आफ्टर और हैविंग साथ में आ गया तो फिर ये बदतमीजी हो गई, क्योंकि साथ में थर्ड फॉर्म भी है। डन का मतलब डूइंग, और आफ्टर का मतलब, हैविंग का मतलब आफ्टर। मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हैविंग को हटा के आफ्टर लिख दो, मैं कह रहा हूं सिर्फ वो सेंस देगा। तो अब सेंटेंस हो गया आफ्टर आफ्टर डूइंग, ये क्या बात हुई? तो पहला वाला आफ्टर काट देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और सेंटेंस देता हूं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आफ्टर हैविंग माई फूड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। क्या मतलब हुआ? आफ्टर हैविंग माई फूड, अपना खाना खाने के बाद, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था कि मैं वॉक पे जाऊं। अब बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि यहां से आफ्टर काट दो, पर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ी है मेरे दोस्त। यहाँ पे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, यहाँ पे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगी। परफेक्ट पार्टिसिपल कब बनेगा? जब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, सिर्फ तभी हैविंग का मतलब आफ्टर आएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है आफ्टर हैविंग, यहाँ पे हैविंग क्या है मेरे दोस्त? मेन वर्ब है ना, अकेली है, मेन वर्ब है। मीनिंग आ रहा है ईटिंग। तो आफ्टर ईटिंग माई फूड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ये जरूर देखना है कि थर्ड फॉर्म लगी है या नहीं लगी है। अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगी है उसके साथ, तो आप जान लीजिएगा कि वो मेन वर्ब है। अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, और आप हैविंग का मतलब आफ्टर जैसा लेंगे, थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी जैसा लेंगे। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे। आइए, पहले एक बार ना रिवीजन कर लेते हैं नोट्स के थ्रू। हाँ देखिए, नोट्स में एक चीज याद आई मुझे। हो। हाँ जी, ये देखिए, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस वन। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ये मैंने आपको बताया। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, मैंने बताया इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो अपना लिटरल मतलब एक्चुअल मीनिंग बताती है। इसका मतलब ड्रिंक, ईट, पजेस, ऑब्टेन, रिसीव, डू बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, है ना। वर्ब की जब ये सेकंड फॉर्म होती है तब, जब हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर नहीं होती, वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होती है तो हम हैड, दोनों, मतलब ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और हैविंग इसकी थर्ड आईएनजी फॉर्म होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था व्हेन यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, हैव इज फॉलोड बाय मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म में आती है। देखो, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ, इसके बाद भी, इससे पहले भी आप देखेंगे हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जितने सेंटेंसेस मैंने हैव से बनाए हैं सबके साथ क्या लगाई है? थर्ड फॉर्म। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। देखिए, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। हैव की पूरी फैमिली के साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने आपको बताई एक और बात इंपॉर्टेंट वाली, और वो बात क्या थी? वो बात थी ये वाली, कि आफ्टर इज नॉट यूज्ड बिफोर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये नहीं हो सकता। जैसे आफ्टर कलेक्टेड द फीस, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आफ्टर कर दूंगा ना इससे पहले, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैविंग का खुद का मतलब क्या है? आफ्टर। तो आफ्टर कलेक्टेड अ थर्ड फॉर्म, तो ये कलेक्टिंग का सेंस देगा। तो आफ्टर कलेक्टिंग द फीस, फीस कलेक्ट करने के बाद,
दे स्टार्टेड टीचिंग द स्टूडेंट्स, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, इसमें आपको एरर बताना है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो सब सॉर्ट हो जाएगा। कह रहे हैविंग बीटन ही फाइल्ड एन एफआईआर, तो क्या मतलब हुआ, इसको बहुत आसान है, वैसे ही देख लो। हैविंग का मतलब हो गया आफ्टर, और बीटन का मतलब बीटिंग, तो क्या मतलब हुआ, पीटने के बाद, पीटने के बाद ही फाइल्ड एन एफआईआर। ये क्या बात हुई, पहले मारेगा फिर एफआईआर लिखवाएगा, तो पीटा नहीं है वो उसने नहीं पीटा, उसे पीटा गया है। समझने की कोशिश करो, है ना, मीनिंग निकालो। तो यहां पे आ जाएगा एक बीन। अब क्या मतलब हुआ, हैविंग का मतलब आफ्टर और बीन का मतलब बीइंग, तो पीटे जाने के बाद, अभी इसने पीटा नहीं है, इसको पीटा गया है, अब सेंटेंस सही हो गया। तो कहने का मतलब है कहीं कहीं आपको हैविंग के बाद बीइंग लगाना पड़ेगा, कब, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। किसका होगा, पैसिव वॉइस का। स्कूल में पढ़े थे ना एक्टिव पैसिव, मैं भी पढ़ाऊंगा, गहराई से तो नहीं पर शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत उम्मीद नहीं है आपके क्वेश्चन आने का है एक्टिव पैसिव का, लेकिन ये वाला आ सकता है क्योंकि एक्टिव पैसिव का नहीं है। ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप पहचान तो पाए कि सेंटेंस जो लिखा है एक्टिव का या पैसिव का है। तो याद रखिए एक पहचान, ये पहचान कल बताऊं, है ना, गहराई से बताऊंगा। अभी आपको क्या याद रखना है, हैविंग के साथ अगर लगा है बीन और फिर थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर हैविंग के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। यहां पे हैविंग का मतलब आफ्टर, बीन का मतलब बीइंग, क्योंकि आईएनजी हो जाती है, और थर्ड फॉर्म ऐसे ही रहता है। यहां पे हैविंग का मतलब आफ्टर और इसका मतलब आईएनजी, बस ये फॉर्मेशन को याद रखिए। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बीन के साथ कराता हूं ताकि आप और बेहतर समझ पाए। जैसे हैविंग बीन इंसल्टेड ही कमिटेड सुसाइड, तो इसका मतलब क्या होगा, इंसल्ट किए जाने के बाद, उसने करी नहीं है, उसकी की गई है, क्योंकि बीन लगा है ना। तो ये जो है आई, अगर मैं लिखता हैविंग इंसल्टेड, तो क्या मतलब होता, तो मतलब होता आफ्टर इंसल्टिंग। अब क्या मतलब है, हैविंग का मतलब आफ्टर, इंसल्टेड का मतलब इंसल्टिंग। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ जी, हाँ। तो मैं क्या बता रहा था कि हैविंग का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर, और इंसल्टेड का मतलब इंसल्टिंग। तो क्या मतलब है, इंसल्ट करने के बाद, पहले इंसल्ट करेगा फिर सुसाइड कर लेगा, डज नॉट मेक सेंस, और इसलिए सेंटेंस गलत होगा। आपको यहां पे बीन बजाना ही पड़ेगी, बीन लगाना पड़ेगा, ऐसे ही, है ना। अब ये ठीक हो गया, हैविंग बीइंग इंसल्टेड, ऐसे ही हैविंग अरेस्टेड, ही वॉज सेंट टू जेल, क्या मतलब हुआ, आफ्टर अरेस्टिंग, अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज दिया, क्या बात है। तो हैविंग का मतलब हो जाएगा आफ्टर, और अरेस्टेड का अरेस्टिंग। तो आफ्टर अरेस्टिंग, आफ्टर अरेस्टिंग का मतलब है अरेस्ट करने के बाद, ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया, अरेस्ट करने के बाद नहीं, अरेस्ट किए जाने के बाद। अरेस्ट करने के बाद का मतलब है कि ही ने अरेस्ट किया और ही को ही जेल भेजा गया, ये क्या बात हुई। तो हैविंग बीन अरेस्टेड, अरेस्ट किए जाने के बाद, अरेस्ट आप खुद नहीं करेंगे ना, आपको किया गया है क्योंकि आप जेल गए। तो आपको हमेशा ये देखना है
कि भाई पैसिव तो नहीं बन रहा, बीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस और देख लो, हैविंग बीन प्रमोटेड, ही थैंक द बॉस। तो बताओ अगर यहां पे बीन नहीं लगाओगे तो मीनिंग क्या आएगा? अगर बीन नहीं लगाओगे तो क्या मीनिंग आएगा? बीन नहीं लगाओगे तो मीनिंग आएगा, क्या है ये, बीन नहीं लगाओगे तो मीनिंग आएगा आफ्टर प्रमोटिंग, प्रमोट करने के बाद उसने बॉस का शुक्रिया अदा करा, है ना। तो प्रमोट मतलब पहले इसने प्रमोट किया खुद को, फिर बॉस का शुक्रिया अदा करा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो हैविंग बीन प्रमोटेड, प्रमोट किए जाने के बाद, है ना, किसने प्रमोट किया है? बॉस ने, है ना। किसको किया है? इसको। तो प्रमोट किए जाने के बाद उसने बॉस को थैंक किया। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ये आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। अब हम इसको एक बार क्विक रिवीजन तो हम इसका कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको मुश्किल से मतलब टाइम तो नहीं दूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आया, आप यहीं पे रोकेंगे वीडियो को 5 सेकंड के लिए, तो मैं 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लें और आपको बार बार वीडियो रोकना नहीं पड़े, और फिर हम आंसर करेंगे। रोक भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, पर यहाँ पे जो यूज है वो कौन सी फॉर्म है? वो सेकंड फॉर्म है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म, इट शुड बी बी। गिव्स भी नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म तो है पर ये सिंगुलर है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। और ये वाली तो मेरे बच्चे थर्ड फॉर्म है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज वॉन्ट टू रीड द कॉमिक बट टुमारो इज हर एग्जाम। वो कॉमिक पढ़ना तो चाहती है पर कल उसका एग्जाम। तो पढ़ना तो चाहती है, तो मेरा मतलब है ये क्या हो गया? एम्फेसाइजेशन जो पढ़ाया था आपको डिड डू डस के केस में, जो आपको डिड डू डस के केस में पढ़ाया था, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट है, सही तो है। डिड के साथ वांटेड टू वैसे भी नहीं हो सकता, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, है ना। डू, शी के साथ डू नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। और डज और वांट साथ में नहीं आ सकते, है ना। दो दो एस और एस वाले दोनों सिंगुलर नहीं आ सकते, ये भी गलत हो गया। तो उस हिसाब से भी एक ही ऑप्शन बचा जो आप लगा सकते थे, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट इज डिवोटेड टू लर्निंग। अब याद रखिए कुछ फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा मत दीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास, है ना। इस क्लास में पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए और वो मैशअप हो जाएगा, इसलिए इस क्लास में नहीं, हम इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, छोटा सा ही है। तो क्या पढ़ाया? द स्टूडेंट इज डिवोटेड टू लर्निंग हो जाएगा, डिवोटेड टू लर्निंग, डिवोटेड टू लर्निंग, स्टूडेंट्स आर इज डिवोटेड टू लर्निंग। टू के बाद आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शन से आया है, जो पेज आज मैंने छुड़वाया है ना, ये क्वेश्चन उसी में से आया है, यू नीड नॉट वरी, मैं आपको ये सिखा दूंगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ए होगा, अभी इतना याद रखें। अ प्राइड ऑफ पीकॉक्स कम डेली टू हिज गार्डन एंड गेट्स फीडेड बाय हिम। तो यहाँ पे आ प्राइड, एक प्राइड, तो ये क्या है मेरे दोस्त? सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे प्राइड की बात हो रही है। प्राइड क्या चीज है? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे प्राइड ऑफ पीकॉक, जैसे कि प्राइड ऑफ लायंस, या फिर तुम कह सकते हो पैक ऑफ वुल्व्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। फोर्थ फिफ्थ क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। प्राइड ऑफ पीकॉक्स कम नहीं हो सकता, कम्स होगा, है ना। प्राइड सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर, रूल नंबर 1 में पढ़ाया था। केम हो नहीं सकता क्योंकि डेली कह रहा है वो, है ना। नो इंप्रूवमेंट से मतलब नहीं है, पीकॉक्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, ये मत सोचता यहाँ एस नहीं है तो यहाँ लगा दो, यहाँ एस लगा हुआ है तो यहाँ नहीं लगेगा, ऐसे नहीं सोचता। विल कम इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। मैंने आपको पढ़ाया था बहुत गहराई से, आई वॉज गॉड नहीं हो सकता, हाइपोथेटिकल है, तो क्या हो जाएगा? वर। आप गॉड नहीं हो सकते, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, आंसर इज बी।
एकदम आसान क्वेश्चन, उसके लिए जिसने पढ़ा है क्लास। इट इज टाइम यू लीव योर हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, तो लीव का हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि इट इज टाइम के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म। वंस अगेन द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोनाली इज एडिक्टेड टू ईट जंक फूड। तो याद रखिए एडिक्टेड टू के साथ, जैसे मैंने आपको एक वर्ड और पीछे कराया ना, डिवोटेड टू, है ना, डिवोटेड टू, एडिक्टेड टू, इनके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हमेशा आईएनजी। सो इट शुड बी ईटिंग। सोनाली इज एडिक्टेड टू ईटिंग जंक फूड। अब ये क्यों होता है ये आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जब मैं आपको पूरा रूल पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा और कौन कौन से ऐसे वर्ड है, फ्रेजेस है जिनके बाद आईएनजी फॉर्म ही आएगी। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है बस, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से, और मतलब इसलिए क्योंकि कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आज नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हैव इटन इज रॉन्ग। सिर्फ सोनाली जो है वो एडिक्टेड है, आदी हो गई है किस चीज की, ईटिंग जंक फूड, उल्टा सीधा चाउमीन बर्गर यही सब चापती रहती है, पेट खराब रखती है, पर खाती रहती है। तो ऐसी है सोनाली। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वहीं से उसी रूल से। तो एक आपने जाना कौन सा, डिवोटेड टू, एक आपने जाना एडिक्टेड टू, और एक आप जानेंगे यूज्ड टू, है ना, और इनके साथ आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, ये बात भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। यूज्ड टू के साथ हमेशा नहीं होता, इस केस में हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तो शी इज यूज्ड टू टीजिंग। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 5, नहीं 4 भी नहीं है, 3, तो इन पे ध्यान नहीं देंगे आप ज्यादा। आप ध्यान क्या देंगे कि इन तीनों के साथ सीधे आईएनजी लगती है, क्यों लगती है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर हैविंग कॉट। अब देखो हैविंग और कॉट थर्ड फॉर्म है, तो आफ्टर थोड़ी आएगा इससे। तो हैविंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर अपने आप होता है, और कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कैचिंग। आफ्टर कैचिंग द सर्वेंट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ने के बाद को she sent him behind the bars, जेल भेज दी। सो हैविंग कॉट, आंसर इज सी। आफ्टर कॉट नहीं हो सकता, हैव कॉट नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम फॉर रिवीलिंग द ट्रूथ। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर प्रपोजिशन ऑफ आ जाए, फॉर आ जाएगा, तो आप सीधे आईएनजी लगाएंगे, नो इंप्रूवमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर रिसीविंग द प्राइस मनी। तो प्राइस मनी रिसीव करने के बाद द कंटेस्टेंट वॉज ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 का मतलब है वेरी हैप्पी, ईडीएम है ये। सो आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर हैविंग रिसीव्ड, ये तो हो नहीं सकता, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म और फिर आफ्टर भी पॉसिबल नहीं है। रिसीविंग द प्राइस ये भी नहीं है, आफ्टर रिसीविंग बिल्कुल सही है। हैविंग रिसीव्ड हो सकता है ना, ये बी भी आंसर हो सकता है, बट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप ये नहीं लगाएंगे, आंसर लगाएंगे डी, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, क्लाउड 9 का मतलब मैंने क्या बताया था, वेरी हैप्पी, आंसर इज डी। जब भी हमारे पास नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन होता है, तो अगर नो इंप्रूवमेंट है तो वही लगाते हैं। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं कर सकते हो, 5 सेकंड भी देना मुझे इसमें बुरा लग रहा है, पता है, क्वेश्चन देखते ही खत्म है। देखो कितना आसान है, द चीफ मिनिस्टर हैज सेंट, क्योंकि हैव हैज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, और सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, यही थर्ड फॉर्म है। ये वर्ड तो कुछ होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, और हैज के बाद आईएनजी आ नहीं सकती है, सिर्फ थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है शी हैज हैड हर फूड बिफोर आई इनवाइटेड हर फॉर लंच।
वो अपना खाना खा चुकी थी जब मैंने उसे इनवाइट किया। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे है ना, कुछ ने इसका आंसर 18 लगा दिया होगा। भाई सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट है। क्यों? ये वाला हेल्पिंग मैंने बताया था, जब भी ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म। तो ये तो बता रही है टेंस, टेंस आइडेंटिफिकेशन। तो शी हैज, अब इसके साथ तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी ना। हैज की थर्ड फॉर्म, हैज की थर्ड फॉर्म हैड, और मीनिंग क्या दे रही है, ईटन, क्योंकि भाई ईटन भी तो मीनिंग होता है। तो आंसर इज दी, ये सेंटेंस सही है, इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, है ना। कुछ लोगों ने ईटन लगा दिया होगा, पर वो गलत है। सॉरी, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज डू हर वर्क, वो अपना काम करती तो है डेडिकेशन के साथ, बट शी इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय हर बॉस, पर उसके बॉस उसकी तारीफ नहीं करते हैं। डज डज तो हो नहीं सकता, साथ में नहीं आ सकता। डज डू हर वर्क बिल्कुल सही है। डिड डज हर वर्क डेडिकेशन, बट आगे देखो शी इज नॉट है, तो आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में है। चूंकि आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो आप इसे भी प्रेजेंट ही मानेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता, डिड नहीं करेंगे, है ना। डू डस, शी के साथ डू थोड़ी आता है, डज ही आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर एक बार फिर से जाएगा डी, नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा कराता हूं। हाँ भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, वर ऋषभ और डॉक्टर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ऋषभ वर अ डॉक्टर, ये दोनों तरीके ठीक है मेरे दोस्त। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, वर ऋषभ और डॉक्टर, और अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ऋषभ वर अ डॉक्टर। ये दो तरीके हैं लिखने के, चाहे ऐसे लिख लो वर ऋषभ और डॉक्टर, या फिर इफ ऋषभ वर अ डॉक्टर। दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस एग्जैक्टली सेम है, और दोनों ही क्या है, हाइपोथेटिकल। तो सेंटेंस कह रहा है, इफ ऋषभ वर अ डॉक्टर, या वर ऋषभ डॉक्टर, अगर ऋषभ कोई डॉक्टर होता, ही वुड लीव नो स्टोन अनटर्न, तो वो कोई भी मतलब पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ता, मतलब हर कोशिश करता जो भी पॉसिबल था, किस चीज के लिए, अपनी दादी को बचाने के लिए, जो डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से मर गई। नेग्लिजेंस मतलब केयरलेसनेस। आंसर इज नो इंप्रूवमेंट, एक बार फिर से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल इज यूज टू प्लेइंग, यहां पे बिल्कुल गलत है भाई, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, अभी बताया था यूज टू से के बाद आईएनजी आती है, अभी बता रहे हो फर्स्ट फॉर्म आती है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई। सेंटेंस गौर से देखोगे ना, जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। यहाँ पे यूज टू से पहले कोई वर्ब है, नो वर्ब नहीं। इस बात को गहराई से ही बता दूंगा, पर शॉर्ट में ही बता देता हूं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन अच्छे नहीं लगते अपनी क्लास में। हाँ, यहां पे यूज टू से पहले एक वर्ब है, तो तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब है, अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब है, तो उसके बाद आईएनजी आएगी, और नहीं है तो नहीं आएगी। ये बात क्यों है, कैसा है, ये बात आप आगे जानोगे गहराई से नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपको क्या जानना है कि यहाँ पे यूज टू से पहले लगी हुई है एक वर्ब, यहाँ पे नहीं लगी, तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब जॉन अंकल यूज टू प्ले, यूज टू प्ले, सी इज द करेक्ट आंसर। यूज टू प्ले, सिर्फ प्ले भी नहीं होगा, अगर यहाँ पे जॉन अंकल इज होता, इज यूज टू प्ले, या फिर इसकी जगह गेट होता या गेट्स होता, गेट्स यूज टू प्ले, तो आप प्लेइंग कर सकते, समझे। अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब होगी तो ही आईएनजी लगाओगे, नहीं तो आईएनजी नहीं लगाओगे। अगला क्वेश्चन, द ऑडियंस शाउट्स एंग्रीली व्हेन द सिंगर स्टॉप सिंगिंग, तो द ऑडियंस, ऑडियंस कैसा है, सिंगुलर है। शाउट्स, तो देखो यहां पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, शाउटेड तो हो नहीं सकता, और शाउट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडियंस क्या है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब हुआ दी ऑडियंस शाउट्स, ऑडियंस चिल्लाती है ना, चिल्लाती है कब, व्हेन द सिंगर स्टॉप सिंगिंग, जब वो सिंगर गाना खत्म करता है। सिंगुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर ऑडियंस सिंगुलर है तो शाउट्स भी
यहां पे सिंगुलर ही होगा, आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिया ना भाई, दिल एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो ये गलती प्लीज नहीं करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज ही लाइक्स राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। भाई डज, डिड डू डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो डज शी लाइक होना चाहिए, डज शी लाइक होना चाहिए, आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ये गलत, ये गलत, ठीक है। एक बार सॉरी एस लग गया, ही की वजह से ही तो डज आया है ना, अब दोबारा नहीं आएगा। अ नंबर ऑफ पीपल, अब जब आप बोल रहे हैं अ नंबर ऑफ पीपल, तो अ नंबर ऑफ पीपल का क्या मतलब हो गया, मैनी पीपल। अरे यही तो मतलब हुआ, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों के साथ इस थोड़ी आएगा, आर आएगा, कहानी खत्म। सो अ नंबर ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, कैसे, वायलेंटली, गुस्से के साथ, है ना, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री यस्टरडे। सो आंसर इज, अच्छा यस्टरडे बोला है, यस्टरडे, तो यस्टरडे में आर नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यस्टरडे के साथ आ जाएगा वर, है ना, ये प्लूरल वाला ही आएगा, क्योंकि मैनी पीपल है, नंबर ऑफ पीपल का क्या मतलब है, मैनी पीपल, आंसर इज सी। वॉज नहीं आएगा क्योंकि आ नंबर ऑफ पीपल का मतलब है मैनी पीपल। लास्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन। अब देखो मैंने आपको बताया था ये वाला, याद है, डिवोटेड टू, एडिक्टेड टू, इसी में एक और ऐड कर लो, एक बताया था यूज टू, जब यूज टू से पहले लगी हो वर्ब, इसमें एक और ऐड कर लो, कल सारे बता दूंगा। लुक फॉरवर्ड टू, इसमें एक ऐड और कर लो, लुक फॉरवर्ड टू, और इनके बाद कभी भी अगर तुम्हें वर्ब लगाना पड़ जाए तो याद रखो वो हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म होंगी, आईएनजी फॉर्म। सो द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन, नहीं होगा टू ओपनिंग, टू ओपनिंग। सो आंसर इज ए, ओपनिंग। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे हो कि सर वो क्वेश्चन क्यों करा रहे हो जो आज नहीं कराया। मैं लेके आया था कंटेंट में, पर टाइम ज्यादा हो गया पहली चीज, और दूसरी चीज ये मुझे लगा कि मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया है, इसकी अभी डीपीपी भी मिलेगी, मतलब प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा आपको जो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो भी पीडब्ल्यू पे अपलोड हो जाएगा सेशन के फौरन बाद। ठीक है, वहां से आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं ताकि आप और बेहतर चैप्टर को समझ सके। टाइम आपके पास बहुत कम है, मोस्ट प्रोबेबली 10 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होगा, है ना, तो इसलिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा कि आप अंग्रेजी में बेस्ट स्कोर करें। सारे टीचर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके उनके सब्जेक्ट में बेहतरीन स्कोर करें और एक बढ़िया से कॉलेज में जाए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कुछ चीजें जो इस बैच में, इस क्लास में रह गई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन डीपीपी जरूर लगाइएगा। क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और डीपीपी जरूर लगाइएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया जब आपने ये 20 क्वेश्चंस मेरे साथ लगाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।